तो ये जो लखनऊ पैक्ट है, इसमें मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ये तो एक साथ आएंगे ही, लेकिन एज अ गेस्ट इन्होंने किसको बुलाया? मुस्लिम लीग को बुलाया। अब देखो, अगर इसको हम अच्छे से समझें, इस लखनऊ पैक्ट को, सोचो कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट फिर दोस्त बन गए। अभी लिखना नहीं है जो लिख रहे हैं, इसको समझ लीजिए प्लीज। जो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट यहाँ दोस्त बन रहे हैं और मुस्लिम लीग भी एज अ गेस्ट आ रही है। आप मुझे बताइए, ये अच्छा स्टेप है कि बुरा स्टेप है? पॉजिटिव पॉइंट से सोचना है आपने, सकारात्मक होकर सोचिए। अच्छा स्टेप था, बुरा स्टेप था कि कांग्रेस भी सब इकट्ठी हो गई, मुस्लिम लीग भी इकट्ठी हो गई? यहां तक तो अच्छा स्टेप है, लेकिन इनमें जब आगे काम करने का तरीका है उसको समझते हैं। देखो काम करने का तरीका क्या है। एक वर्ड होता है इंग्लिश में, क्विड प्रोक्यो, मतलब गिव एंड टेक हम बोल सकते हैं। क्विड प्रोक्यो, कि जैसे मेरा ही फायदा है तुम्हारा भी फायदा है। जैसे ये इंस्टीट्यूशन है तो मान लो क्विड प्रोक्यो है, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, बदले में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बात खत्म। ये क्विड प्रोक्यो एक हम बोल सकते हैं कि दोनों की सांठ गांठ है, दोनों को फायदा हो रहा है। तो क्विड प्रोक्यो में कैसे? देखो, जो आईएनसी थी, आईएनसी ने मुस्लिम लीग को बोला कि हमारे साथ आ जाओ इस सेशन में। इस सेशन में आने का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम लीग कांग्रेस में मर्ज हो गई, मर्ज नहीं हुई, बस वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में आए। जैसे आज बीजेपी अगर बोल दे कांग्रेस वालों को कि आइए एक मीटिंग करते हैं, उसका मतलब ये नहीं होगा कि पार्टी मर्ज हो गई। बीजेपी बीजेपी रहेगी, कांग्रेस कांग्रेस रहेगी, पर किसी खास मुद्दे के लिए कि टेररिज्म बढ़ रहा है, कोई चीजें हैं, तो उस पर डिस्कशन हो सकती है। उसी तरह मुस्लिम लीग और आईएनसी इस सेशन में एकजुट हुए, मतलब इस सेशन में साथ में आए। और साथ में क्विड प्रोक्यो क्या था, दोनों का फायदा कैसे था? मुस्लिम लीग को 1909 में आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। और सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या था? मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम्स को वोट करेगी। क्या बाकी लोगों ने इसको वेलकम किया था? ये अच्छा स्टेप है किसी को सेपरेट इलेक्टोरेट देना? ये अच्छा स्टेप नहीं है। बाकी पार्टीज ने एकदम इसको नकारा था, एकदम इसको रिजेक्ट किया था। तो मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट अंग्रेजों ने दे तो दिया था, फिर बाकी पार्टी कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी। वो बोलती थी ये गलत है और इसको रिवोक करो, इसको रद्द करो। लेकिन यहां पे कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, बोला ठीक है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि तुम्हें जो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में दिया है वो बढ़िया है, हम उसको रद्द करने की मांग नहीं करेंगे अंग्रेजों से। अब तक वो रद्द करने की मांग करते थे, बोला कि कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा कांग्रेस ने बोला कि आपको जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है ये बढ़िया है, हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन बोला बदले में, अभी बताया ना टर्म क्या है, क्विड प्रो क्यो, दोनों का फायदा। तो मुस्लिम लीग का फायदा ये हुआ कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आपको जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है कोई कांग्रेसमैन उसका विरोध नहीं करेगा। तो मुस्लिम लीग तो खुश हो गई। लेकिन ऐसा क्यों किया कांग्रेस ने? क्योंकि बदले में क्या चाहिए था उनको? बदले में मुस्लिम लीग तैयार हो गई कि ठीक है, हम आपके साथ मिलके ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड रखेंगे। देखो, ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात हो रही है। जैसे ये वाइस रॉय, या इसी को क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी दो काउंसिल होती थी, कौन सी? एग्जेक्टिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव में तीन लोगों से शुरुआत हुई थी 1861 में, पर पावर्स नहीं थी। 1892 में लोग भी बढ़े, थोड़ी सी पावर भी बढ़ी, सवाल पूछ सकते थे, पर क्या नहीं पूछ सकते थे? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन। 1909 में लोग भी बढ़े, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, बजट भी डिस्कस कर सकते थे। लेकिन बोला इस पे हम फर्दर एक्सपेंशन करेंगे। ये डिमांड बोला कांग्रेस ने कि ये हमारी डिमांड है, पर तुम भी हमारा इसमें साथ दो। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि ठीक है, हम साथ देंगे, ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, मिलजुल के डिमांड रखेंगे। और उसमें ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड में एक मेन डिमांड क्या होगी? एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विद मोर इंडियन मेंबर्स विद मोर पावर्स। बोला इंडियन लोग भी ज्यादा होंगे, एज वेल एज उसमें इंडियंस को पावर्स भी और ज्यादा मिलेंगी। ये तो हो गया। रही इस तरफ वाली बात, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1909 तक तो कोई 1909 तक तो कोई था ही नहीं, 1909 तक तो कोई था ही नहीं। 1909 में पहला इंडियन आया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। तो यहां डिमांड ये थी, बोला इक्वल नंबर, हम इक्वल नंबर भी बोल सकते हैं, या हाफ, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी इंडियंस। सिंपली बोला एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मंत्री हैं, अगर बोला 20 मंत्री हुए तो उसमें 10 मंत्री कौन होने चाहिए? इंडियन होने चाहिए। तो इक्वालिटी की बात यहां पे हुई। तो ये डिमांड थी ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि मुस्लिम लीग जो 1916 के सेशन में आई,
लखनऊ में। किसने इनवाइट किया इनको? कांग्रेसमैन ने। और वहां बोला कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है 1909 में, जिसका अब तक विरोध हो रहा था, बोला हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, हम अब उसका विरोध नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं कि आपको ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स, सॉरी, आपको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है, पर बदले में मुस्लिम्स को क्या करना होगा? कांग्रेस का साथ देना होगा। किसको मांगने में? ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। इसलिए मैंने इसको कहा कि ये एक प्रकार से ये क्या था, इट वॉज लाइक अ क्विड प्रो क्यो, गिव एंड टेक हम बोल सकते हैं, दोनों के लिए बराबर था। मुस्लिम लीग का भी कुछ फायदा हो रहा था, उनकी पार्टी को सेपरेट इलेक्टोरेट सब एक्सेप्ट कर ले रहे थे। देखो, दे तो पहले ही दिया था, पर बाकी पार्टीज विरोध कर रही थी, वो बोलते थे कि वापिस लो, क्या पता अंग्रेज वापिस ही ले लेते। लेकिन उन्होंने बोला अब हम नहीं बोलेंगे वापिस लेने के लिए, पर आपको बदले में हमारे साथ वो ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स वो रखनी पड़ेंगी। तो ये था मेन पॉइंट। तो अगर मैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट बताऊं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, तो पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और बहुत सारे मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स हैं वो एकदम शामिल हुए किस आंदोलन में? होम रूल लीग में। तो इसमें एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, मॉडरेट भी हैं, मुस्लिम लीग के लोग भी हैं, मिलजुल के होम रूल लीग चल रही है। सबने मिलकर जो अंग्रेजों पे दबाव बनाया, और कुछ ही महीनों में, देखो 1916 के दिसंबर की ये घटना है, और कुछ ही महीनों में अगस्त 1917 में लॉर्ड मॉन्टेग एक डिक्लेरेशन दे देगा, जिसको क्या बोला गया? ऑगस्ट डिक्लेरेशन। तो इसी जो ज्वाइंट एफर्ट्स थे, इसी का वो परिणाम था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और मतलब हम बोल सकते हैं बाकी चीजें कि लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, इस तरह से आंदोलन को एक नई गति मिलती है, वो सब रेटोरिक्स होती है, वो हम लिख सकते हैं। वो तो पॉजिटिव पॉइंट हुए। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या था? ये एनालिसिस है, इवैल्यूएशन है। पॉजिटिव तो हमने देख लिया, हिंदू मुस्लिम एक पटल पे आए, हिंदू मुस्लिम के डिफरेंसेस खत्म हो गए, इन्होंने उनके सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिए, उन्होंने इनके साथ ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड रख दी। इसी का नतीजा अगस्त डिक्लेरेशन या मॉन्टेक डिक्लेरेशन था। उसी के बाद उसी का परिणाम था कि 1919 का एक्ट आएगा। ये सब पॉजिटिव पॉइंट हुए। नेगेटिव पॉइंट सोचो। देखो, एक बच्चा रो रहा था, और उस बच्चे ने कहा कि मुझे नहीं लेना है 5 रुपए वाला पेन, मुझे तो मैक्स राइटर लेना है, और आपने उसको दे दिया मैक्स राइटर। फिर उसने बोला कि नहीं नहीं, अब तो मुझे जेटर का पेन लेना है, आपने जेटर का पेन भी दे दिया। फिर उसने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो जो है अब और अच्छा, मुझे तो पार्कर का पेन चाहिए, आपने पार्कर का पेन भी दे दिया। अब फ्यूचर में उसकी डिमांड होगी कि उसको माउंट ब्लैक का पेन चाहिए, जो 1 लाख से शुरुआत होगी, तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। यहां भी ऐसा ही हुआ। मुस्लिम्स ने पहले बनाई एक पार्टी 1906 में, और उस पार्टी को बाद में क्या मिल गया? सेपरेट इलेक्टोरेट। अगर नहीं मानते कांग्रेसमैन, नहीं मानते, तो मुस्लिम लीग को ज्यादा कोई लोग जानते नहीं थे। मुस्लिम लीग अब तक यहाँ के जो ढाका के बड़े बड़े दकियन उसी जो उस जमाने के नवाब थे, वो सब उसमें ज्यादा मेंबर्स थे, जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी थी उस जमाने की। लेकिन यहां पे सोचो, मुस्लिम लीग को एक रेड कारपेट वेलकम दिया गया, एक रेड कारपेट वेलकम दिया गया। आप एक छोटा सा पॉइंट सोचो। सपोज करिए मैं शिमला यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, मान लेते हैं मैं शिमला यूनिवर्सिटी में एक छात्र नेता हूं, और मुझे यूनिवर्सिटी के 200 400 500 लोग जानते हैं, इससे ज्यादा मेरा कद नहीं है यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बयान दे दूं, मैं अमित शाह, मोदी या रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा कुछ बोल दूं, या हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ कोई बहुत बड़ा बयान दे दूं, और मीडिया एकदम मेरे सामने आ जाए और मुझसे मतलब मेरा मुंह खुलवा ले कि अच्छा जी और बताओ और बताओ, और मैं बोलता चलूं, और उसके बाद वो मुझे क्या बोले कि जी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और XYZ न्यूज चैनल है, और आपको दिल्ली जाना है, आप तो बहुत खुलासे कर रहे हैं, चलो 30 मिनट के लिए दिल्ली। और मुझे दिल्ली ले गए, यहाँ से मुझे फ्लाइट बुक करवा दी, और मैं दिल्ली चला गया, और मुझे न्यूज में बिठा दिया। और जैसे ही मैं न्यूज में बोलूंगा, तो नीचे मेरा नाम लिखा हुआ जाएगा, डैश डैश, और छात्र का नेता है, छात्र संघ का नेता है, शिमला विश्वविद्यालय। तो सोचो, सिर्फ मीडिया की इतनी सी बात से मुझे एक नेशनल स्टेटस मिल जाएगा। चाहे उपहास हो, लोग हंसे, लेकिन मुझे पूरे भारत में रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, सिर्फ इतनी सी बात की वजह से। अब उसी तरह सोचो, मुस्लिम लीग को अब तक कोई नहीं जानता था। देश में मेन बड़ी पार्टी कौन थी? INC थी। मतलब मुस्लिम लीग का कद तो था ही नहीं, कोई उनको जानता नहीं था, छोटी मोटी एक पार्टी थी, यहाँ पे नवाबों ने पार्टी बनाई थी। लेकिन उस छोटी पार्टी को, जैसे मुझे छात्र नेता को कल बोल दे नरेंद्र मोदी का कैबिनेट, या कोई सरकार के बंदे बोल दे कि आओ दिल्ली और तुम्हारी बात रखो यहाँ पे, तो सोचो मुझे तो कोई जानता ही नहीं था, रातों रात मेरा कद कितना बढ़ जाएगा। तो उसी तरह ये जो मुस्लिम लीग है, इनका स्टेटस बहुत कम था, ये ऑल इंडिया पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं थी। वो सिर्फ कौन सी पार्टी थी रिकॉग्नाइज? इंडियन नेशनल कांग्रेस।
लेकिन इतनी बड़ी पार्टी जो 1885 से बनी है, सेकुलर क्रीडेंशियल्स पे बनी है, वो ऐसी पार्टी को बुला रही है अपने साथ जो धर्म के नाम पे बनी है, नाम ही मुस्लिम लीग है, जिसका ओरिजिन ही बंगाल विभाजन में हुआ, जो कम्युनल ग्राउंड पे जिसको सेपरेट किया गया था। तो जब वो इस छोटी पार्टी को आमंत्रण देंगे, बोलेंगे आओ लखनऊ में, तुम्हें रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा, और पूरा मीडिया और सब उसको जब कवरेज देंगे, तो सोचो रातों रात मुस्लिम लीग का स्टेटस कितना बढ़ गया। मतलब वो मुस्लिम लीग जिसको कोई नहीं जानता था, ढाका के नवाब और वो वहां तक सीमित थी, उसको एक नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा कि देखो लास्ट में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को बुलाया और अपने साथ एकदम इक्वल प्लेटफॉर्म पे, इक्वल डाइस पे उनको बिठाया। इक्वल डाइस, इक्वल प्लेटफॉर्म उन्होंने कांग्रेस के साथ शेयर किया। वो कांग्रेस जो किस जमाने की बनी हुई थी, 1885 की, और इतने सेकुलर क्रेडेंशियल्स थे उस जमाने के, जो हायर इंटेलेक्चुअल उसमें थे, वो ऐसी पार्टी को बुला रहे हैं जिसमें ठेठ और दकियानूसी मानसिकता के लोग उस जमाने के भरे थे, जो शुरुआती नवाब सलीमुल्लाह और ढाका और वो जो वहां के बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। वहां आईएनसी जो उस जमाने के, मैंने बताया था 72 लोग ग्रेजुएट थे पहले सेशन में। तो मुस्लिम लीग का स्टेटस अपने आप बढ़ जाएगा। एक तो स्टेटस बढ़ा, पहली बात, मुस्लिम लीग को एक नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। दूसरा दूसरा पॉइंट ये है जो मैंने आपको पहले बताया कि एक बच्चा एक पेन मांगेगा और उसको दे देंगे, वो और महंगा मांगेगा। अपीजमेंट, अपीजमेंट की पॉलिसी, तुष्टीकरण, वही वाला पॉइंट। तो मुस्लिम लीग की पहली डिमांड क्या थी 1909 में? सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी गई। पहले कांग्रेस मानती नहीं रही कि नहीं नहीं हम नहीं मानते हैं इसको। 1916 में इन्होंने, कांग्रेस ने मान लिया कि ठीक है, देते हैं तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट। अब बाद में इनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और वो डिमांड इतनी बढ़ेगी कि 1916 के बाद अगले लगभग 24 सालों में 1940 के सेशन में टू नेशन थ्योरी आ जाएगी। बोला अब कोई छोटे मोटे कंसेशन नहीं चाहिए मुस्लिम्स को, अब सीधा क्या चाहिए भारत में? एक अलग देश चाहिए। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना वो टू नेशन थ्योरी रख देगा ऑफिशियली, मुस्लिम लीग। तो सोचो धीरे धीरे ये तुष्टीकरण इतना हुआ कि 40 में डिमांड रखी और 1947 में बन भी गया पाकिस्तान। तो अगर शुरू में ही, उस पहले मोमेंट में ही उस बात को नकार दिया होता कि नहीं जो मर्जी हो जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्टेबल नहीं है, मुस्लिम्स को और बोलते कि तुम्हें कोई और चीज मांगनी है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पर सेपरेट इलेक्टोरेट अच्छा स्टेप नहीं है, क्योंकि वो देश को तोड़ने की बात कर रहा था। लेकिन कांग्रेस ने भले अपने फायदे के लिए ही सही, उसमें ज्वाइंट डिमांड रखने के लिए ही सही, अंग्रेजों पे दबाव बनाने के लिए ही सही, पर जो चीज गलत थी वो गलत थी। तो गलत चीज का साथ दिया चाहे किसी भी पर्पस के लिए, तो उसका परिणाम इतिहास में हमने फिर देखा है कि 1947 में कैसे पार्टीशन हुआ, और उस पार्टीशन में कितने ज्यादा लोग, निहत्थे लोग और मासूम लोग उसमें मारे गए थे। भर भर के ट्रेन जो है वो डेड बॉडीज की आती थी, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो इतना वो ब्लंडर था, इतना बड़ा स्टेप था। तो कहीं ना कहीं उसका रूट हम यहाँ ट्रेस कर सकते हैं 1916 में, इस लखनऊ पैक्ट में, कि उनका तुष्टीकरण धीरे धीरे बढ़ा। हालांकि ऐसा नहीं था कि इससे पहले मुस्लिम सेपरेटिज्म नहीं था, वो था, लेकिन यहाँ जो अपीज किया गया, तो मुस्लिम लीग को समझ आ गया कि पहले ये विरोध करेंगे, कुछ साल बाद मान जाएंगे। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, 1916 में कांग्रेस ने मान लिया। हर हाल में इसको रिजेक्ट करना चाहिए था कि और कुछ मांगना है तो कांग्रेस मुस्लिम के साथ खड़ी है, पर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो कम्युनल डिवीजन था एक तरीके से, सांप्रदायिकता के आधार पर देश को तोड़ा जा रहा था। हमेशा हर पॉइंट पे अड़े रहना चाहिए था कि नहीं, हमें तुम्हारी ये वाली डिमांड एक्सेप्टेबल नहीं। और बुलाया भी फिर सीधे लखनऊ सेशन में, रेड कारपेट वेलकम देना, उनका इतना बड़ा स्टेटस मुस्लिम लीग का बढ़ाना। उसके बाद मुस्लिम लीग की मेंबरशिप बहुत स्ट्रांग हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ती चलेगी, जब एक नेशनल पार्टी का फेम उनको मिलेगा। समझ आ गया मैंने क्या कहा? ठीक है, तो ये तो 1916 का लखनऊ पैक्ट देखा, उसके फायदे नुकसान देखे। लेकिन एक बात समझते हैं, जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी, तो उसमें मतलब मुस्लिम लीग का जो शुरू का जो स्टैंड था, इनका जो स्टैंड था, काम करने का तरीका था, ये था। और मतलब एक होता है नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि नेशनलिज्म, ये तरीका नहीं था काम करने का। जब मुस्लिम लीग बनी, उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें देश से आजादी चाहिए, या जो कांग्रेस डिमांड रख रही थी स्वराज, और ये सब डिमांड मुस्लिम लीग ने नहीं रखी। तब इनका सीधा पर्पस था कि नाम ही मुस्लिम लीग है, तो अंग्रेजों से कुछ कंसेशन लेने हैं मुस्लिम के लिए। शुरू में ये उनका नेचर था कि हमें अंग्रेजों से कंसेशन मिलने चाहिए, और मुस्लिम्स जो हैं वो सीधे तरीके से अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, किसी बंगाल विभाजन या ऐसी कोई क्रांति उसमें शामिल नहीं होंगे।
ये उनका शुरू का प्लान था कि हमने अंग्रेजों के साथ डायरेक्टली लोगर हेड्स पे नहीं आना है, डायरेक्टली अंग्रेजों को चुनौती नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को चुनौती देंगे, अंग्रेज उनको रिप्रेस करेंगे, फिर क्या मिलेगा मुस्लिम्स को? तो बोला मुस्लिम्स का उत्थान करना है, उनको ऊपर उठाना है। यही बात पहले एक अलीगढ़ स्कूल मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है? अलीगढ़ मूवमेंट, जो अलीगढ़ मूवमेंट था सर सैयद अहमद खान का, जब कांग्रेस बनी 1875 के अराउंड बन गया था अलीगढ़ मूवमेंट, कांग्रेस बनी 1885 में। उन्होंने भी मुस्लिम को डिस्करेज किया था, बोला कांग्रेस में शामिल नहीं होना है, क्योंकि कांग्रेस में शामिल होने का मतलब होगा किसके खिलाफ जाना? अंग्रेजों के खिलाफ जाना। बोला अभी हम नहीं जाएंगे अंग्रेजों के खिलाफ, अभी हमें अंग्रेजों से अपने लिए कंसेशन लेने हैं, हमें स्कॉलरशिप चाहिए, हमें हायर एजुकेशन चाहिए, मुस्लिम्स के लिए रोजगार चाहिए। बोला वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। उन्होंने भी डिस्करेज किया था। और वैसे ही जब मुस्लिम लीग बनी, इनकी भी कांग्रेस से कोई दोस्ती नहीं थी। लेकिन सोचो, ये सब हम एक एक करके क्वेश्चन की तरह लिखेंगे। ये चेंज ऑफ स्टैंस क्यों हुआ? चेंज ऑफ स्टैंस का मतलब ये है, वो मुस्लिम लीग जो कभी प्रो ब्रिटिश हुआ करती थी, अंग्रेजों के खास हुआ करते थे, अंग्रेजों लॉर्ड मिंटो से मिलने अक्टूबर 1906 में शिमला आए थे, किसके नाम से? शिमला डेपुटेशन के नाम से। और परमिशन भी मिली, फिर मुस्लिम लीग पार्टी भी बनाई, और उस पार्टी को 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिला। तो मुस्लिम लीग पहले दौर में क्या थी? प्रो ब्रिटिश। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि 1916 में मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट किया, लखनऊ समझौता किया। और लखनऊ पैक्ट का मतलब था मुस्लिम लीग का स्टैंड अब क्या हो गया? एंटी ब्रिटिश। ये मेंस के लिए क्वेश्चन है, क्या कारण था? व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस चेंज ऑफ स्टैंस ऑफ मुस्लिम लीग? क्यों उनका स्टैंस चेंज होता है, क्यों उनका नजरिया बदलता है? जो नजरिया पहले प्रो ब्रिटिश था, अंग्रेज इनके लिए भी कुछ करते थे, ये अंग्रेजों का साथ देते थे। जब बंगाल विभाजन हो रहा था, तो लोग विभाजन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेजों का? तो अचानक इन कुछ सालों में, अगले 8-9 सालों में क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग है वो एंटी ब्रिटिश हो जाती है। ठीक है, तो देखो एक दो पॉइंट इसके लिए समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ, चेंज ऑफ स्टैंस क्यों हुआ, ये शिफ्ट, पॉलिसी शिफ्ट क्यों हुआ मुस्लिम लीग का? जैसे टर्की जो है, टर्की को उस जमाने में क्या बोलते थे? ऑटोमन एम्पायर। आज वो टर्की देश है, हिंदी में तुर्की बोल देते हैं। तो ये जो टर्की है, एक बार 1911 के अराउंड इनका वॉर हुआ इटली के साथ, वॉर विद इटली। इटली मतलब यूरोप, और टर्की मतलब एशियन ही कंट्री है। तो टर्की का युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय मुस्लिम चाह रहे थे कि अंग्रेज टर्की की मदद करें। सोचो क्या क्या मतलब था भारतीय मुस्लिम को टर्की से? क्यों अंग्रेजों को बोल रहे थे सपोर्ट करो? क्योंकि ये जो ऑटोमन अंपायर है, आज के बहुत सारे देश हैं जैसे सीरिया, लीबिया, इराक, ये सब उस जमाने में एक ही होता था, और इसको क्या बोलते थे? ऑटोमन अंपायर। आज का ये पैलेस्टीन वगैरह, ये सब उस जमाने में ऑटोमन अंपायर हुआ करता था। तो देखो, इस पूरे मुस्लिम समाज का ये जो ऑटोमन अंपायर था, इनका जो किंग था, किंग जिसको खलीफा भी बोलते थे या कैलिफेट, इंग्लिश में कैलिफेट, वैसे सुन्नी मतलब इस्लाम में खलीफा, उनका जो किंग था पूरे ऑटोमन एम्पायर का, इसको पूरी दुनिया के सुन्नी मुस्लिम अपना धर्म गुरु भी मानते थे। कि तुर्की का राजा तो है, ऑटोमन का राजा तो है, पर साथ में क्या है मुस्लिम्स के लिए? खलीफा है, एक रिलीजियस हेड है। और उसी टर्की का वॉर जब इटली के साथ होगा, तो भारतीय मुस्लिम भी अंग्रेजों को बोलेंगे कि आप किसकी सपोर्ट दो करो इसमें? टर्की की सपोर्ट करो। क्यों? क्योंकि टर्की का मतलब क्या? उनका रिलीजियस हेड। वो इंडिया के मुस्लिम्स भी अपनी लॉयल्टी उसको देते थे कि भाई वो पूरे दुनिया के मुसलमानों का हेड है, तो वो हमारा हेड भी हुआ। लेकिन ब्रिटिश डिनाइड, अंग्रेज ने बोला हमें कोई मतलब नहीं है, हम क्यों मदद करेंगे टर्की की या इटली की, हम क्यों बीच में कूदेंगे? तो अंग्रेज बीच में नहीं आए, तो इसलिए मुस्लिम नाराज हुए थे। एक पॉइंट वो। दूसरा, बल्कान्स, बल्कान्स जगह है यूगोस्लाविया और उसके आसपास के रीजन, वहां भी टर्की का युद्ध हुआ बल्कान्स के साथ, लगभग 1912-1913 की बात है। बल्कान वॉर चल रहे थे, तो वहां टर्की भी शामिल था। लेकिन यहाँ इंडियन मुस्लिम्स ने फिर अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की, बोला अब आप फिर टर्की का साथ दो। लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार की तरह इस बार भी डिनाई कर दिया, बोला हम कोई ऐसा अंग्रेजों इनका टर्की का साथ नहीं देंगे। वहां मुस्लिम नाराज हुए थे। एक पॉइंट तो ये है मुस्लिम की नाराजगी का, डिटेल में इसको हम लिखेंगे। उसके अलावा एक तो मैंने ये पॉइंट बता दिया टर्की और ये बल्कान्स वाला। दूसरा पॉइंट, 1911 में, मतलब उसमें जो वॉइस रॉय था वो था लॉर्ड हार्डिंग।
इस हार्डिंग ने क्या किया 1911 में, इसने किया एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। एनलमेंट ऑफ, अब लिखवाऊंगा, लिखना नहीं है, सिर्फ इसको समझो। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि जब 1905 में 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ये और ये अलग हुए थे, तो ये अलग करने का मतलब क्या था, यहाँ पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी थी, तो मुस्लिम खुश हो गए थे कि ठीक है हमारे लिए एक अलग प्रोविंस मिल गई मुस्लिम मेजोरिटी वाली। लेकिन इस बंदे ने 1911 में ये कैंसिल कर दिया, बोला बंगाल फिर यूनाइट हो जाएगा। उस तरह से यूनाइट नहीं जो 1905 तक था, अब अलग अलग हो जाएंगे, उड़ीसा अलग निकल जाएगा, बिहार अलग निकल जाएगा, बाकी ये पूरा बंगाल होगा, असम के कुछ रीजन अलग हो जाएंगे, वो देखेंगे ये कैसे हुआ, तो उसकी अलग बात है। पर उसने जो 1905 में विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, इसको एनल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। मुस्लिम नाराज हुए, हालांकि उसने एक काउंटर स्टेप भी लिया कि मुस्लिम नाराज ना हो, उनको खुश करने के लिए इस बंदे ने क्या किया, जो कैपिटल कैलकाटा हुआ करती थी भारत की, इसको चेंज करके कहां कर दिया, दिल्ली। दिल्ली राजधानी बना दी। और दिल्ली से मुस्लिम क्यों खुश होंगे, क्योंकि मुस्लिम्स की जो इतिहास है भारत में, उसके 500-600 साल का मेन इतिहास वो दिल्ली से संबंधित है। मतलब 1206 से दिल्ली सल्तनत बनी, 15 मतलब ऐसे इंग्लिश में 1206 में बनी, 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत थी, लगभग 300 सालों का राज। इसके बाद 1526 से लेकर 1857 तक ये मुगल्स, हालांकि लेटर मुगल्स 1707 के बाद वाले जो मुगल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर कहने के लिए नॉमिनल भी वो हम मान लें, तब भी इतने साल मुगल्स का ही राज रहा दिल्ली के लाल किला में एटलीस्ट, तो लास्ट तक। तो फिर दिल्ली जो थी वो मुस्लिम्स का सिंबल भारत में बन चुकी थी, मुस्लिम ग्लोरी का सिंबल भारत में बन चुकी थी। तो लॉर्ड हार्डिंग ने ये स्टेप लिया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया, मुस्लिम नाराज हुए, उसने खुश करने के लिए काउंटर स्टेप क्या लिया, कलकत्ता जो कैपिटल है भारत की, कलकत्ता से शिफ्ट करके कहां ले जाएगा, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली मुस्लिम ग्लोरी को रिप्रेजेंट करती थी, 600 साल के राज को रिप्रेजेंट करती थी, ताकि मुस्लिम खुश हो जाए। पर ये मुस्लिम्स को अपीज नहीं कर पाए इस वजह से। तो ये 2-3 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए। एक बहुत खास पॉइंट ये है कि जो मुस्लिम लीग है, जब वो बनती है अर्लियर डेज में, जब वो बनती है शुरू में, तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल लोग उसमें थे, जो ट्रेडिशनल जमींदार क्लास थी, या ऑर्थोडॉक्स सेक्शन हम बोल सकते हैं, ढाका के नवाब वगैरह, वो सब इसमें थे। लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम उस जमाने के जो यंग थे, यूथ थे, वो इसमें शामिल हो रहे थे, वो मुस्लिम लीग को नई एनर्जी दे रहे थे। जैसे अबुल कलाम, अबुल कलाम इसमें है, ये मोहम्मद अली इसमें है, ऐसे कई लोग जो हैं वो शामिल, जिन्ना भी फिर बाद में जिन्ना भी इसमें शामिल हुआ था। लेकिन मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली अलग है, ये अबुल कलाम ये अलग है, या फिर अली ब्रदर्स हम बोल सकते हैं, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ऐसे लोग जो थे उसमें एक यंग, ये शामिल हो रहे थे मुस्लिम लीग में। और इन यंग लोगों का शामिल होने का मतलब था नई आइडियोलॉजी, न्यू आइडियोलॉजी। और ये जो नए लोग थे, नई आइडियोलॉजी क्या थी, क्योंकि ये लोग भी, जब वर्ल्ड वॉर चलेगा तो पूरे भारत में महंगाई होगी, तब हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं होगा कि हिंदू के लिए महंगाई होगी मुस्लिम के लिए नहीं होगी, वर्ल्ड वॉर में सब पिसते हैं। जब विश्व युद्ध चलते हैं महंगाई होगी, प्राइस राइज होगा, सबको परेशानियां हो रही थी। जब एम्प्लॉयमेंट देश में कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, तो जो यंग सेक्शन था मुस्लिम का, इनका रवैया भी धीरे धीरे एंटी इंपीरियलिस्ट हो रहा था, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे थे। और अंग्रेजों ने इनकी अखबारों पे ही प्रतिबंध लगा दिए। जैसे इनकी अखबारें आती थी, अल हिलाल, उसको बैन कर दिया गया, कॉमरेड, उसको बैन कर दिया गया, और कई लोगों को तो हसन अली वगैरह कई तो जेल में भी बंद कर दिए। तो ये जो जवान लड़के थे, धीरे धीरे ये एग्जेस्परेट हो रहे थे, धीरे धीरे मुस्लिम से नाराज हो रहे थे, और मुस्लिम्स के खिलाफ जा रहे थे। और इनकी पॉलिसीज अब कैसी हो रही थी, एंटी इंपीरियलिस्ट, सेम एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी इंपीरियलिस्ट यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ। सेम यही पॉलिसी किसकी थी, आईएनसी की। तो जब यंगर सेक्शन की जो नीतियां होंगी, उनका मेल रहेगा आईएनसी की नीतियों के साथ, तो फिर दोनों एक साथ तो आने ही थे। समझ आ गया मैंने क्या पॉइंट बताया, ये सीधे सीधे मेन में क्वेश्चन बनेंगे, मेंस में। प्री में क्वेश्चन क्या बनेगा, लखनऊ पैक्ट कब हुआ, दिसंबर 1916, कौन कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, अंबिका चरण मजूमदार, और क्या हुआ पैक्ट में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोस्त बने, किसकी बदौलत, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के एफर्ट से, वो तो वापस इकट्ठे हो गए और कांग्रेस एकजुट हो गई। फिर साथ में एज अ गेस्ट किसको इनवाइट किया गया, मुस्लिम लीग को। और मुस्लिम लीग को इनवाइट किया गया, मुस्लिम लीग मान गई कि ठीक है हम कांग्रेस के साथ मिलके ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स रखते हैं, जिसमें क्या होगा,
एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉयज लेजिस्लेटिव काउंसिल विद मोर इंडियन एंड मोर पावर टू इंडियंस। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या होगा, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी इंडियन, मतलब इक्वालिटी आ जाएगी ब्रिटिश और इंडियंस की वहां पे। ये ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड थी। बदले में कांग्रेस ने क्या बोला, हम क्या मान लेते हैं तुम्हारे लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट। बोला जो तुम्हें 1909 में पृथक निर्वाचन यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में दिया है, बोला हम एक्सेप्ट कर लेते, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। तो इसका फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ, पर ज्यादा तो नुकसान था। देश के जो पार्टीशन के बीज थे वो हमें यहाँ पे दिखते हैं। इस लखनऊ पैक्ट में बोला जाता है, क्रिटिकली एनालाइज करें तो पार्टीशन का बीज यहीं पे बो दिया था, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट से शुरुआत हो गई। अलग धर्म के लिए अलग इलेक्टोरेट होगा, और धीरे धीरे हो गया कि अलग धर्म के लिए अलग जमीन होगी, और बन गया फिर बाद में पाकिस्तान। विद इन 24 ईयर्स 1940 में पाकिस्तान की डिमांड आ गई थी, क्लियर कट डिमांड मुस्लिम लीग में। तो ये एक अपीजमेंट की पॉलिसी हम बोल सकते हैं। जो चीज गलत होती है वो गलत होती है, उसको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपने फायदे के लिए भी नहीं। और जब सेपरेट इलेक्टोरेट गलत था, देश की यूनिटी को तोड़ता था, तो तब जो लीडर्स थे उनको दूरदर्शी सोच रखनी चाहिए थी, उनको विजनरी लीडर्स होना चाहिए। लीडर होते ही विजनरी हैं, जो 50 या 100 साल बाद की सोचते हैं। तब ये नहीं था कि अभी होम रूल चल रहा है तो चलो सबको गैदर कर लेते हैं, हिंदू मुस्लिम की सपोर्ट आ जाएगी। क्या हो जाएगा उससे, कुछ भी अचीव नहीं हुआ ज्यादा होम रूल लीग में। लंबे समय के लिए देखें, जो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट किया, उनको एक नेशनल पार्टी का दर्जा दिया, उनको अपने साथ बिठाया, एक प्लेटफॉर्म में बिठाया, तो उनका स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ गया। और उसके बाद उनकी डिमांड जो है वो फ्यूचर में फिर बढ़ती ही चलेंगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है, अब मैंने समझा दिया, फटाफट लिख लेते हैं इसको।